हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आपकी जो हिस्ट्री की एक मिनट आपकी जो हिस्ट्री की क्लास 6 की क्लास है वो ख़त्म हो गई है। न्यू बुक भी जो नई आई है वो भी ख़त्म हो गई। क्लास 7 भी ख़त्म हो गई है। क्लास 8 के चैप्टर 3 हो गए हैं, 7 चैप्टर और बचे। ठीक है, ये एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी और उसी के साथ आज से आपकी क्या होगी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आज क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज का टॉपिक क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। तो यह टॉपिक किस लिए रखा गया है कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहा जाता है? अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात तो पूर्णिमा कहते हैं, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? प्रश्न क्या बनेगा हमारा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक है, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। यहाँ ऊर्जा कर लीजिए, इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब जिनके पास खुद की ऊर्जा होती है, यहाँ ऊर्जा कर लीजिएगा, और प्रकाश होता है और बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। और सूर्य भी एक तारा हो जाता है। ये देखिए फिगर बना है। ध्रुव तारा को उत्तर दिशा का संकेतक तारा भी माना जाता है। प्राचीन काल में इसी से दिशाएं देखी जाती थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो तारों, आप रात्रि में देखिए खुले आसमान में तारों की विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ दिखती हैं, यही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जो अर्सा मेजर है, जिसको बिग बियर भी कहा जाता है, यह भी उसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह से कहा जाता है स्मॉल बियर को। यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है, ध्यान रखिएगा, या अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि जो है अर्सा मेजर का ही भाग है। और ये स्मॉल बियर, इसको भी इंग्लिश में कहते हैं। सर, स्मॉल बियर अलग चीज़ है, स्मॉल बियर अलग चीज़ है, सप्तऋषि अर्सा मेजर का ही भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, और जो कि उत्तरी तारा है, जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है, वह उत्तर दिशा की ओर हमेशा रहता है। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए प्राचीन समय में इसको दिशा पहचानने में इससे मदद मिलती थी, क्योंकि इसके जो ये जहाँ चमक रहा है वो उत्तर हो जाएगा, इसके ठीक पीछे दक्षिण हो जाएगा, ऐसे ही पहचान लिया जाता था। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न बनता है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो जो ग्रहों का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब सबका प्रश्न आपको मिल गया ना। खगोलीय पिंड किसे किसे कहते हैं ये जान लिए, तारा किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ये भी आपने जान लिया। ग्रह का इंग्लिश वर्ड है प्लेनेट, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई वर्ड से बना है। ग्रह का इंग्लिश वर्ड क्या है? प्लेनेट, और ये इंग्लिश के प्लेनेटाई वर्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। ध्यान रखिएगा, ग्रह का इंग्लिश वर्ड है प्लेनेट, जो प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और ग्रह घूमते हैं अपनी अक्ष पे भी, और सूर्य की चारों ओर भी घूमते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये सूर्य है,
मरकरी, वीनस, अर्थ। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? तीसरा ग्रह हो जाएगा। इसमें दिया गया है मरकरी सूर्य के चारों चक्कर 88 दिन में निकालते हैं, मतलब कि 88 दिन में करता है, और खुद की धुरी पे वो 59 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। वीनस 255 दिन में सूर्य के चारों चक्कर लगाता है और खुद की एक्सिस पे 243 दिन। पृथ्वी का आपको पता है कि वो सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन में करती है, और एक एक्सिस पे अपनी जब घूमती है तो वो एक दिन लगता है, 24 घंटे लगते हैं ना। अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है और सूर्य के चारों ओर 365 पॉइंट कुछ लगता है, जो चौथे साल मिला के 366 दिन कर लिया जाता है। मार्स का देख लीजिए ऐसे, ठीक इसी प्रकार जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का और नेपच्यून का। ये क्रम में लिखे गए हैं दूरी के हिसाब से। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मरकरी, यानी कि बुध हो जाएगा। उसके बाद शुक्र होता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अगर हिंदी आपको लिखना है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यूरेनस को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का मुखिया पहली बात कौन है? सूर्य है, इसलिए इसको सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य, जो बाकी 8 ग्रह हैं, इनके जो उपग्रह हैं और भी कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह जो इसको इंग्लिश में शायद, सॉरी इंग्लिश वर्ड अभी नहीं याद आ रहा है, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, हाँ इसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स जिसको कहा जाता है, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं या सौरमंडल कहते हैं, और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको इसमें याद करना है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार प्रश्न बना है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। और प्रकाश का जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगी स्पीड। अगर आप डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला लगाएंगे तो आपको टाइम अपने आप मिल जाएगा 8 मिनट, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका क्या है? माई वेरी इफिशियंट मोटर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें देख लीजिए मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। खैर इसको वैसे ही हम याद कर सकते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आगे देखते हैं बुध के बारे में देखते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। अब चूंकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए लोगों को क्या लगता है? सबसे गर्म ग्रह भी यही होना चाहिए, सबसे गर्म ग्रह यही होना चाहिए ना, लेकिन ये गलत है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र हो जाता है, इसको नोट करिएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसे ही कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, जो कि सबसे कम है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। बहुत समय तक 2006 के तक पृथ्वी मतलब टोटल ग्रह 9 थे। ठीक है, प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 की बैठक में यह निर्णय लिया कि जो ये प्लूटो हैं और ये जो अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि सीरस हो गया, इनके ही तरह इनको हम बौना ग्रह कहेंगे, क्योंकि ये ग्रह होने की कुछ जो क्वालिटी है उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एक्सिस था वो फिक्स नहीं था, ये दूसरे ग्रहों में घुसता था और ये ग्रह होने की क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सौर का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सूर्य से संबंधित मंडल। ठीक है, और सोल कौन है? रोमन सूर्य देवता। ठीक है,
ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो जियोग्राफी का शब्द से लिया गया है, ठीक है। यह दो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जियो और ग्राफिया। जियो मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफिया मतलब अध्ययन होता है, ठीक है। जियो मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफिया मतलब कि विवरण या अध्ययन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का विवरण या अध्ययन, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे कि जियो हो गया और लॉजी, जियोलॉजी जो है वह जियो प्लस लॉजिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री हो गया, वो जियो और मेट्री शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। जियो और ऑइड, यानी कि ऑइड क्या है, आकार का अर्थ होता है। जो पृथ्वी के आकार का होता है उसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो सब ओवल बताते हैं, लेकिन वो ओवल नहीं, वो क्या है, जियोइड है। वो क्या है, जियोइड शेप में है, मतलब कि थोड़ा सा इसका आकार क्या होता है, थोड़ा सा चपटी हुई है। पृथ्वी देखते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह हो जाएगा आकार में, या पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। तो सूर्य के दूरी के हिसाब से ये थर्ड आता है और आकार में फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आकार में कितना आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। ध्रुवों में थोड़ी चपटी है इसलिए इसको भूभाप कहा जाता है, इसलिए इसको भूभाप आकार कहा जाता है। भूभाप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार ना, भूभाप का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। ये देखिए, ये इधर तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे है और यहाँ से ऐसे चपटी है ना, ध्रुवों की ओर चपटी, इसलिए इसको भूभाप कहा जाता है। दूसरी बात, सूर्य से यह तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से और आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह है। सूर्य के हिसाब से सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। चंद्रमा देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास कितने हैं, एक है। बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं है, बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं है, पृथ्वी के पास एक है। मंगल ग्रह के पास दो हैं। मंगल ग्रह के पास कौन से दो हैं, फीबोस और डीमोस, फीबोस और डीमोस है, ठीक है। इसको नोट करिएगा, फीबोस और डीमोस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो जो चंद्रमा का व्यास है जो, वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों है, जब इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है तो ये बड़ा कैसे प्रतीत होता है, क्योंकि यह नज़दीक है, क्योंकि ये बाकी ग्रहों की अपेक्षा नज़दीक है, जो कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो प्रश्न बनेगा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अब ये PYQ वाले प्रश्न हो गए। PYQ वाले प्रश्न क्या है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। प्रश्न ये बनता है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो इसका खुद अपनी परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, ये दो चीज़ें होती हैं। परिक्रमा करना और परिभ्रमण, मतलब कि खुद अपनी अक्ष पे घूमना परिभ्रमण होता है, और जो परिक्रमा आप करते हैं किसी भी अन्य ग्रह की, वो क्या होता है, परिक्रमण काल होता है। तो इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग समान है, 27 दिन। इसलिए इसके कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जैसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि सूर्य क्यों पूर्व से उगने का कारण क्या है, सूर्य पूर्व में उगने का कारण क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व की ओर उगता है। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण सूर्य पूर्व में उगता है। इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं 3 × 10⁵, इसको हम 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं ना। और 10⁵ का मतलब कि कितना होता है, लाख ही तो होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है, लगभग 8 मिनट लग जाता है। इसको नोट करिएगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पे कदम रखे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे।
नासा के भेजे गए एस्ट्रोनॉट थे, नासा के भेजे गए एस्ट्रोनॉट थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं देख लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, फिगर इसमें नहीं है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो पत्थर होते हैं ये क्या है? ये एक समय में जान लीजिए ये ग्रह के ही भाग होते हैं, ग्रह के भाग होते हैं जो टूट जाते हैं और चक्कर लगाते हैं। तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के कक्ष के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट जाते हैं, लेकिन चक्कर लगाना ये नहीं भूलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच में वे पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। सूर्य के कुछ और भी छोटे छोटे पत्थर, जो और छोटे पत्थर होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, धन्यवाद।